बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू नसर का इर्तिका। उर्दू नसर का इर्तिका के हवाले से इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुल्ला वजही के दौर से लेकर दौर सर सैयद तक की उर्दू नसर का इर्तिका का जायज़ा लीजिए। कब से? मुल्ला वजही से लेकर दौर सर सैयद तक के उर्दू नसर की इर्तिका का जायज़ा लीजिए। या उर्दू नसर का इर्तिका इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इन दोनों सवालों में इनको लिख सकते हैं। मुल्ला वजही के दौर से लेकर दौर सर सैयद तक की उर्दू नसर की इर्तिका और दूसरा होगा उर्दू नसर का इर्तिका। ये दोनों आए तो आप इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि दुनिया की दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में नसर की इब्तिदा नज़म के बाद हुई। हर जगह क्या हुआ? पहले नज़म आई फिर नसर आई। तो दुनिया की दूसरी ज़बान में भी क्या है? पहले नसर आया फिर नज़म आई। तो दुनिया की दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में नसर की इब्तिदा क्या? नज़म के बाद हुई। पहले नज़म आया फिर नसर। पहले इसके छोटे छोटे जुमले और अल्फाज इस्तेमाल होते रहे। पहले उर्दू नसर में क्या है? छोटे छोटे जुमले और अल्फाज इस्तेमाल हुए। सूफ़ी और संतों ने अपना पैगाम आवाम तक पहुँचाने के लिए उर्दू नसर ही का सहारा लिया। ये सूफ़ी संत होते थे, अपने मज़हब को फैलाने के लिए, अपना पैगाम आवाम तक पहुँचाने के लिए उर्दू नसर का ही सहारा लेते थे, क्योंकि उस वक्त की जो ज़बान थी, जो आम लोग बोलते थे, उसी ज़बान में क्या है? सूफ़ी संत भी अपने पैगाम को पहुँचाते। तो उस वक्त क्या उर्दू बोली जा रही थी, आम लोग उर्दू बोलते थे, तो सूफ़ी संत ने क्या किया? उर्दू नसर का ही सहारा लिया। उर्दू में यूँ तो तसव्वुफ़ का रिसाला मिराजुल आशिकीन भी मिलता है, लेकिन सबसे पुरानी नसरी दास्तान मुल्ला वजही की सबरस है। उर्दू में क्या है? तसव्वुफ़ का रिसाला मिराजुल आशिकीन भी मिलता है। मिराजुल आशिकीन नसर में लिखी गई है, लेकिन उससे भी पुरानी नसरी दास्तान कौन है? मुल्ला वजही की सबरस है। इसीलिए कहा गया कि मुल्ला वजही से लेकर दौर सर सैयद तक की उर्दू नसर का इर्तिका लीजिए। तो सबसे पहले मुल्ला वजही की क्या है? सबरस है, जो नसरी दास्तान है, जिसमें तमसीली अंदाज में तसव्वुफ़ का निकात बयान किया गया है। तमसील के माने होता है जिसमें क्या है? ऐसा तहरीर अंदाज हो जिसमें तशबीहात और इस्तारात से काम लिया जाता हो। तमसील के माने होता है ऐसा तहरीर अंदाज जिसमें तशबीहात व इस्तारात से काम लिया जाता हो। उर्दू के नसरी अदब में इस किताब को बड़ी अहमियत हासिल है। तसव्वुफ़ का जो रिसाला मिराजुल आशिकीन है, वो क्या है? उर्दू के नसरी अदब में इस किताब को बड़ी अहमियत हासिल है। मुल्ला वजही की जो सबरस है, वो उर्दू के नसरी अदब में इस किताब को बड़ी अहमियत हासिल है। इधर शुमाली हिंद में रिसाले तसव्वुफ़ से क़ता नज़र सबसे पहली नसरी तसनीफ़ 1731 ईस्वी में फ़ज़ल अली फ़ज़ल की करबल कथा है, जो दरअसल रज़तुल शुहदा का फ़ारसी से उर्दू में आज़ाद तर्जुमा है। शुमाली हिंद में जो रिसाल तसव्वुफ़ है, वो क्या है? सबसे पहली नसरी तसनीफ़ 1731 ईस्वी में हुई। किसकी किताब है? फ़ज़ल अली फ़ज़ल की करबल कथा है, यानी करबला में जो जंग हुआ था उसकी कथा है। कथा यानी कहानी है, जो दरअसल रज़तुल शुहदा का फ़ारसी से उर्दू में आज़ाद तर्जुमा है। रज़तुल शुहदा यानी जो शहीद थे, करबला में जो शहीद हुए थे, उनका फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा हुआ है। यानी ये किताब पहले फ़ारसी में लिखी हुई थी, उसको फ़ज़ल अली फ़ज़ल ने उर्दू में तर्जुमा किया है। फ़ज़ली की इस किताब से शुमाली हिंद में बाकायदा उर्दू नसर का आगाज़ होता है। शुमाली हिंद में क्या है? फ़ज़ली की इस किताब से बाकायदा उर्दू नसर का आगाज़ होता है, यानी शुरुआत होती है। इसके बाद शाह रफ़ीउद्दीन शाह अब्दुल क़ादिर के कुरान पाक के तराजुम और इसके तफासिर के उर्दू तर्जुमे मिलते हैं। उसके बाद क्या है? शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल क़ादिर के कुरान पाक के तराजिम, यानी कुरान पाक का तर्जुमा किया है इन्होंने, और इसकी तफासिर यानी इसकी तफसीर। तराजिम तर्जुमा की जमा और तफासिर यानी तफसीर की जमा। तो इन लोगों ने, शाह रफ़ीउद्दीन ने और शाह अब्दुल क़ादिर ने कुरान पाक का क्या है? उर्दू में तर्जुमा किया है और इसकी तफसीर लिखी है उर्दू में। सौदा का एक दिबाचा भी इस दौर के नसरी सरमाया का हिस्सा है, और सौदा का एक दिबाचा भी है जो इस दौर के नसरी सरमाया का हिस्सा है। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से पहले क़िस्सा महर अफरोज़ दबर से दास्तानी अदब का सिलसिला शुरू होता है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक ये किताब 1759 यानी 1759 ईस्वी से 1732 यानी 1732 के दरमियान की तख्लीक करार पाती है।
पूरी दास्तान आम बोलचाल की जबान में है। ये पूरी दास्तान है कौन? किस्सा महरो अफरोज व दबर। ये पूरी दास्तान क्या है? आम बोलचाल के जबान में लिखी गई है। इसके बाद हमें 1780 ईस्वी के आसपास अता हुसैन खान तहसीन फारसी किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा नौ तर्ज मुरस्सा नजर आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से पहले की बात है कि किस्सा महरो अफरोज दबर जो था, इसका दास्तानी अदब का सिलसिला शुरू हुआ, जो तारीख़ी हवालों के मुताबिक 1759 से 1732 यानी 1732 के दरमियान लिखी गई है। और पूरी दास्तान क्या है? आम बोलचाल की ज़बान में है। इसके बाद हमें 1780 ईस्वी के आसपास अता हुसैन खान तहसीन फारसी किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा नौ तर्ज मुरस्सा नज़र आता है। उसके बाद 1780 ईस्वी में अता हुसैन खान का फारसी किस्सा चहार दरवेश का उर्दू में तर्जुमा, जिसका नाम क्या है? नौ तर्ज मुरस्सा नज़र आता है। 1795 ईस्वी में मेहर चंद उर्दू को 9 आयने हिंदी देते हैं। और 94-95 में कौन है? मेहर चंद उर्दू को क्या? 9 आयने हिंदी देते हैं। इसके बाद शाह आलम सानी आफ्ताब की किताब अजाइबुल क़िस्सस और शाह हुसैन हकीकत की जज्ब इश्क तसनीफ़ हुई। उसके बाद क्या है? शाह आलम सानी आफ्ताब की किताब अजाइबुल क़िस्सस और शाह हुसैन की किताब जज्ब इश्क तसनीफ़ हुई। इनके तमाम दास्तानों से एक तरफ उर्दू नसर के सरमाया में इजाफा हुआ, तो दूसरी तरफ अंदाज़ बयां में सादगी, रवानी, सलामत और दिलकशी पैदा हुई। ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते क्या है? उर्दू नसर के सरमाया में इजाफा भी हुआ और अंदाज़ बयां में क्या है? सादगी भी आई, रवानी भी आई और सलामत और दिलकशी भी पैदा हो गई। ठीक है, तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये जो नोट्स है उर्दू नसर का इर्तिक़ा, ये 10th 11th 12th इंटर BA MA ये नोट्स सबके लिए काम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तफसील से ये नोट्स बनी हुई है। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ। और जब फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ तो बहुत सारी इसमें किताबें लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कायम हुआ था, मैं आपको बता दूं कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ था तो उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत यहाँ पर थी और अंग्रेज़ चाहते थे कि उनके जितने भी फौजी हैं वो यहाँ की ज़बान सीखें, और उस वक्त हिंदुस्तान की ज़बान उर्दू थी। तो उन्होंने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वहाँ पर क्या पढ़ने के लिए कोई ख़ास किताब नहीं थी, कोई मतलब की किताब नहीं थी। तब अंग्रेज़ों ने पूरे मुल्क भर से अदीबों को बुलाया और वहाँ पर क्या तसनीफ़ व तालीफ़ का काम हुआ, तर्जुमा का काम हुआ और बहुत सारी किताबें लिखी गईं, जहाँ से मुख्तलिफ अदीबों के ज़रिए तसनीफ़ व तालीफ़ और तराजीम का काम शुरू हुआ। मैंने आपको डिटेल में बताया कि वो क्यों शुरू हुआ, और बहुत सारे अदीब ने क्या तसनीफ़ व तालीम और तराजीम यानी तर्जुमे का काम किया। यहाँ मीर अमन ने बागो बहार लिखी और इसी कॉलेज में मीर अमन ने बागो बहार लिखी, जो बहुत ही मशहूर किताब हुई है। 2 मसनवी है, एक मीर अमन की बागो बहार और एक दया शंकर नसीम की किताब गुलजार नसीम। ये दोनों मसनवी बहुत ही मशहूर हुई है। इसके अलावा हैदर बख्श हैदरी की तोता कहानी और आराइश महफिल को बहुत शहरत मिली। मीर अली अफसोस ने गुलिस्तान का तर्जुमा बाग उर्दू और खलासुत तवारीख का तर्जुमा आराइश महफिल के नाम से किया, और मीर अली अफसोस ने गुलिस्तान का तर्जुमा बाग उर्दू के नाम से किया और खुलासत तवारीख का तर्जुमा आराइश महफिल के नाम से किया। मीर बहादुर अली हुसैन ने सहरुल बयां को उर्दू नसर में लिखा। ठीक है, मीर बहादुर अली हुसैनी ने सहरुल बयां को क्या है उर्दू नसर में लिखा और नसर बेनज़ीर नाम रखा। इसके अलावा भी बहुत सी नसरी किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, और इसके अलावा भी लगभग 50 किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, जो उस वक्त उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम हुआ था और उर्दू के ज़ख़ीरा में क्या है बहुत इजाफा हुआ था। इन किताबों की नसर सादा और सिलेस थी। नसर यानी ये जो लिखा गया था ये बहुत सादा थी और सिलेस थी, इसलिए उर्दू नसर की तारीख में फोर्ट विलियम कॉलेज की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या उर्दू नसर की तारीख में जो फोर्ट विलियम कॉलेज में काम हुआ है इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। 1803 ईस्वी में इसके बाद सबसे अहम दास्तान रानी केतकी और कुंवर अब्दे भान की कहानी है। इसके बाद क्या 1803 ईस्वी में
जो अहम दास्तान है रानी केतकी और कुंवर अवधे भान की कहानी है, जिसे इंशा अल्लाह खां इंशा ने लिखा है। उन्होंने दावा किया कि इसमें हिंदी छट कर्द और बोली का पट ना मिले और इंशाइये अपने दावे पर खरे उतरे हैं। सिल्क गौहर और दरियाए लताफत इनकी दूसरी तसानीफ हैं। रानी केतकी ने उर्दू नसर को एक नया अंदाज अता किया और रानी केतकी की जो कहानी है, ये जो दास्तान है, इसने उर्दू नसर को क्या है, एक नया अंदाज अता किया। 1824 ईस्वी में रजब अली बेग सुरूर ने फसाना आजाब लिखी, जिसमें तहजीब लखनऊ को उजागर किया। इन्होंने जो फसाना आजाब लिखी रजब अली बेग सुरूर ने, तो उन्होंने लखनऊ के तहजीब को उजागर किया। कब लिखा, किताब कब लिखी गई? 1824 में। और उर्दू नसर में एक नए रंगो आहंग का आगाज हुआ। मुकफ़ा व मुजस्सा, यानी मुकफ़ा यानी काफिये वाले और मुजस्सा माने भी काफिये वाले, यानी उर्दू नसर में काफिये का भी इस्तेमाल हुआ। फसाना अजाब की ज़बान मुकफ़ा मुजस्सा है, यानी फसाना अजाब जो लिखा गया वो मुकफ़ा वाली ज़बान है, यानी काफिये वाली ज़बान है। इशार का इस्तेमाल भी खूब किया गया है, मगर इस रंगीन बयानी के बावजूद इसमें रवानी और दिलकशी भी पाई जाती है। इशार का इस्तेमाल भी किया गया है। ये जो नसरी दास्तान है फसाना अजाब, इसमें इशार का भी इस्तेमाल हुआ। अच्छा, मुकफ़ा और मुजस्सा किसे कहते हैं? मुकफ़ा यानी काफिये वाली। काफिया किसे कहते हैं? जो हम गज़ल लिखते हैं तो गज़ल में जो लफ्ज़ बार बार मिलते जुलते लफ्ज़ आते हैं उसे काफिया कहते हैं। जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये हुआ और दवा ये क्या है? काफिया है। इस शेर का काफिया क्या है? हुआ और दवा, तो उसे काफिया कहते हैं। तो इशार का इस्तेमाल भी खूब किया गया, मगर इस रंगीन बयानी के बावजूद इसमें रवानी और दिलकशी भी पाई जाती है। 19वीं सदी के वसत में भी बहुत सी दास्तानें, मसलन क़िस्सा गुलो सनोबर, बाग़ इरम, हिकायत सुखन संज, अलिफ लैला के तर्जुमे, बुस्तान ख्याल और फिर मशहूर ज़माना दास्तान तुलसुम होशरुबा और सरोश सुखन लिखी गई। 19वीं सदी के वसत में यानी बीच में बहुत सी दास्तानें लिखी गई, जैसे क़िस्सा गुलो सनोबर, बाग़ इरम, हिकायत सुखन संज, अलिफ लैला के तर्जुमे, अलिफ लैला क्या है? फारसी में लिखी गई तो इसका तर्जुमा किया गया, बुस्तान ख्याल और फिर मशहूर ज़माना दास्तान तुलसुम होशरुबा सरोश सुखन लिखी गई। ये दास्तानें दास्तान के सिलसिले की तकरीबन आखिरी कड़ियाँ हैं, जो अपनी ज़बान व बयान के एतबार से उर्दू नसर की अहम दास्तानें समझी जाती हैं। ये जो दास्तानें हैं दास्तान के सिलसिले की आखिरी कड़ी है, जो अपनी ज़बान व बयान के एतबार से उर्दू नसर की अहम दास्तान समझी जाती है। 1822 ईस्वी में उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा शाया हुआ। ये बहुत याद रखने वाली बात है, आपको नेट में JRF में ये क्वेश्चन आ सकता है कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा था, इसका नाम क्या था और ये कब शाया हुआ था। तो 1822 ईस्वी में उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा शाया हुआ। 1824 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज कायम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1800 में। और 1824 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज कायम हुआ और 1835 ईस्वी में उर्दू को अदालती ज़बान का दर्जा दिया गया। यानी 1835 ईस्वी में उर्दू का क्या है? सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया। इन सब तब्दीलियों ने उर्दू ज़बान अदब को नई ताजगी और तवानाई अता की, और इन सब तब्दीली की वजह से उर्दू ज़बान अदब को क्या है? नई ताजगी और तवानाई यानी क़ुव्वत अता की, और नए उलूम वजूद में आए। नए इल्म क्या है? वजूद में आए, नई नई बातें वजूद में आई। उर्दू नसर में नए नए मौज़ूआत और रुझानात, नई इसनाफ जैसे नावल, इंशाया, मज़मून, निगारी वगैरह को दखल है। अंग्रेज़ी तालीम ने लोगों को अंदाज़ फ़िक्र बदला। उर्दू नसर में क्या है? नए नए मौज़ूआत आए, यानी मौजू जिस टॉपिक पर हम लिखते हैं, और नए रुझानात आए, नीज़ नई इसनाफ, और नई इसनाफ भी आई। इसनाफ यानी सिन्फ। तो नसर के सिर्फ कौन कौन है? नावल, इंशाया, मज़मून वगैरह ये सब भी आए, जैसे तंज़ो मज़्ज़ा, ये भी नसरी ही सिन्फ है। अंग्रेज़ी तालीम ने लोगों का अंदाज़ फ़िक्र बदला, और हिंदुस्तानी लोगों ने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की तो इनके सोचने का भी अंदाज़ बदला। इसी ज़माने गालिब ने खुतूत गालिब के ज़रिया उर्दू नसर को सादगी में परकारी का अंदाज़ अता किया, और इसी ज़माने में गालिब ने खुतूत गालिब लिखा, और इसके ज़रिए उर्दू नसर को क्या? सादगी बख्शी। सादगी में परकारी, यानी सादगी में भी बड़ी खूबसूरती थी। गालिब क्या जो ख़त लिखते थे बड़े बोलचाल के अंदाज में लिखते थे, लेकिन उनका लिखने का अंदाज इतना बेहतरीन होता था कि लोग पढ़कर बिल्कुल वाह वाह अश अश करने लगते थे
कितने बेहतरीन अंदाज में भी कोई ख़त लिख सकता है। वो ख़त ऐसा लिखते थे कि ऐसा लग रहा है कि आमने सामने कोई बैठकर बात कर रहा है। और ख़त में उन्होंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। मुरासला यानी चिट्ठी और मुकालमा यानी बातचीत, यानी चिट्ठी को क्या है, बातचीत का जरिया बना दिया। गालिब ने नसर में ताजगी, शगुफ्तगी और शोखी को जगह दी, जिसमें कदीम और जदीद दोनों रंगों की आमेजिश थी। गालिब ने क्या है, उर्दू नसर को क्या शगुफ्तगी और शोखी दी, क्योंकि वह बड़े हंसमुख अंदाज में लिखते थे, हंसी मजाक की बातें लिखते थे, और उससे क्या है उर्दू नसर को ताजगी भी मिली, जिसमें कदीम और जदीद दोनों रंगों की आमेजिश थी, यानी दोनों मिले हुए थे। 1857 ईस्वी के बाद उर्दू नसर का जदीद दौर शुरू होता है। और जदीद दौर कब शुरू होता है? 1857 ईस्वी के बाद। आपको नेट जेआरएफ में या किसी भी बड़े एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम हो, आईएएस के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उर्दू नसर का जदीद दौर कब से शुरू हुआ। तो उर्दू नसर का जदीद दौर 1857 ईस्वी में शुरू हुआ। सर सैयद अहमद खान, इनके रफ़ा हाली, शिबली, नज़ीर और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू नसर को इस काबिल बनाया कि उर्दू नसर में हयात व कायनात के तमाम मसाइल और तमाम साइंसी उलूम व फ़नून को उर्दू में बयान किया जा सके। और सर सैयद अहमद खान और इनके रफ़ीक, यानी उस वक्त जो उनके दोस्त थे, उनके साथ जो काम करते थे, हाली, शिबली, नज़ीर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, इन लोगों ने उर्दू नसर को इस काबिल बना दिया कि उर्दू नसर में ज़िंदगी की हर बात लिखी जा सकती थी। उर्दू नसर में ज़िंदगी के हर मसले को लिखा जा सकता था, तमाम साइंसी इल्म को लिखा जा सकता था, और हर फ़न को उर्दू में बयान किया जा सकता था। इसी दौर में हाली और शिबली ने तनकीद निगारी और सवाना निगारी की इब्तिदा की। और इसी दौर में हाली और शिबली ने तनकीद निगारी और सवाना निगारी की इब्तिदा की। सवाना निगारी यानी बायोग्राफी। हाली और शिबली ने बायोग्राफी लिखी। और हाली ने किसकी बायोग्राफी लिखी? हयात सादी लिखी, हयात जावेद लिखा और यादगार गालिब लिखी। हाली ने यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने सवाना निगारी किसकी लिखी? हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। तो हयात सादी में सादी शेख रहमतुल्लाह अलैह की हयात है, और हयात जावेद में सर सैयद अहमद खान की हयात है, बायोग्राफी है, और यादगार गालिब में गालिब की बायोग्राफी लिखी है। किसने लिखी है? हाली ने लिखी है। नज़ीर अहमद ने नाविल निगारी का आगाज़ किया, और नज़ीर अहमद ने उस वक्त नाविल निगारी का आगाज़ किया। खुद सर सैयद ने तारीख निगारी पर तवज्जो दी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तस्करा निगारी और निशाइया पर तवज्जो दी। तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए उर्दू नसर को एक नई जिहत भी मिली। और सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला निकाला जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। तो तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए भी क्या है, उर्दू नसर को एक नई जिहत मिली, क्योंकि तहज़ीबुल अखलाक एक रिसाला था, एक अखबार था, और उसमें क्या है, हर तरह के मौजू पर लिखा जाता था। इसलिए उर्दू नसर को क्या एक नई जिहत मिली, एक नई, और इसी तरह उर्दू नसर को एक नई जिहत मिली, यानी एक नई सिमत मिली। नज़ीर अहमद ने मुरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, रवाए सादका, अयामी जैसे नावल लिखकर उर्दू में बाकायदा नावल निगारी का आगाज़ किया। इस तरह दौर सर सैयद से जदीद उर्दू नसर का आगाज़ हुआ। ठीक है। और नज़ीर अहमद ने नावल निगारी की, इसमें मुरातुल उरूस लिखा, इब्नुल वक्त लिखा, रवाए सादका लिखा, और इन सब नावल को लिखकर और इन सब नावल को ज़रिया उर्दू में बाकायदा क्या है, नावल निगारी का आगाज़ हुआ। इस तरह दौर सर सैयद से जदीद उर्दू नसर का आगाज़ हुआ, और सर सैयद के दौर से क्या है, जदीद उर्दू नसर का आगाज़ होता है। ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।